रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वो वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा सा व्यक्ति उसे दिखा। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वह उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूं, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूं। मेरी इतनी औकात कहां कि किसी को कुछ दे सकूं। लंबा व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में ही विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूं। इतना कहने के बाद वह लंबा आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर भिखारी उसकी कही गई बात के बारे में सोचने लगा। उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूं। लेकिन मैं तो भिखारी हूं, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूं। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूंगा? बहुत सोचने के बाद उस भिखारी ने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा उसके बदले में वह भी उस व्यक्ति को कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो भीख के बदले में वह दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए 2 दिन हो गए, लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला था। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। अब वह ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वह भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे, लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा है जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं। आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। उस लंबे व्यक्ति ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस लंबे व्यक्ति को यह बात बहुत पसंद आई। वह बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वह लंबा व्यक्ति अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस लंबे व्यक्ति द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगीं। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वह चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद यह भिखारी पागल हो गया है और अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। लेकिन 6 महीने बाद इसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे?
अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूं जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूं। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और अचंभित होते हुए बोला, ओ, याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे। लेकिन आज तुम ये सूट बूट में कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? तब पहला व्यक्ति बोला, हाँ, मैं वही भिखारी हूं, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं और इसी व्यापार के काम से ही दूसरे शहर जा रहा हूं। कुछ देर रुकने के बाद वह फिर बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वह नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने यह बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूं। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूं। मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वह मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि उन फूलों का मूल्य चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहाँ मिलते। मैं लोगों की नज़रों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नज़रों में एक भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ आ गया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठे किए थे उनसे बहुत से फूल खरीदे और फूलों का व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है और उनकी इसी पसंद ने मुझे आज फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया। दोनों व्यापारी अब खुश थे और स्टेशन आने पर साथ उतरे और अपने अपने व्यापार की बात करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी में लंबा व्यापारी गिव एंड टेक के नियम को बहुत अच्छी तरह जानता था। दुनिया के सभी बड़े व्यापारी इसी जीवन के नियम का उपयोग करके सफल हुए हैं। इस फॉर्मूले को उसने भिखारी को भी बताया। भिखारी ने इस प्राकृतिक नियम को अपना लिया और इसका असर उसके जीवन में साफ दिखाई देने लगा। उसने अपनी सोच बदली और उसकी जिंदगी बदल गई। यह कहानी हमें बताती है कि हम यदि अपनी सोच बदल लें तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यदि हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा। कहानी का सार यह है कि सफलता आपकी सोच में छुपी होती है। खुद का आत्मसम्मान जगाइए, अपनी सोच को बड़ा बनाइए और देखिए कैसे आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। छोटे से गांव में एक लड़का अपनी दादी के साथ रहता था। उसका नाम शियांग था। दादी अक्सर उसे उस नगर के बारे में बताया करती थी, ढेर सारी कहानियां सुनाती और उस नगर के छोटे छोटे राज, कौन सी जगह पे क्या है, इन सब के बारे में जानकारियां देती रहती थी। लेकिन शियांग को शुरू से बहुत शौक था पहाड़ों पे चढ़ने का, नई जगहों पे जाने का। लेकिन दादी उसे हमेशा रोकती कि अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, अभी तुम्हारा कहीं भी जाना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए तुम अभी घर पे रहो। लेकिन शियांग अपनी दादी की एक भी नहीं मानता। एक दिन दोनों छत पे बैठे सितारों को देख रहे थे। तब तक शियांग ने एक पहाड़ी के ऊपर देखा और दादी से पूछा कि दादी, उस पहाड़ी के ऊपर क्या है? हमारे गांव की सबसे चोटी वही है, मैं उस चोटी पे जाना चाहता हूँ, क्या मुझे तुम बताओगी उस चोटी पे क्या है? लेकिन दादी उसे उसके बारे में कुछ नहीं बताई। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, समय बीतता गया। अब वो धीरे धीरे काफी बड़ा हो गया, स्कूल जाने लगा। लेकिन जितना ही बड़ा होता उसका जिद्दीपन उतना ही बढ़ता जाता। दादी उसकी हरकतों से बहुत परेशान रहने लगी। धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वो बस यही सोचता कि कैसे भी करके मुझे दुनिया घूमनी है, मुझे उस पहाड़ की चोटी पे पहुंचना है। अब तो वो एग्जाम में भी फेल होने लगा था। दादी ने उसे बहुत डांटा, लेकिन फिर भी वो नहीं माना। आखिर पूछने लगा कि तुम आखिर बताते क्यों नहीं हो कि उस पहाड़ की चोटी पे ऐसा क्या है? क्योंकि वो गाँव की सबसे ऊँची चोटी है और मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ कि वहाँ पे जाने के बाद गाँव कैसा दिखता है। दादी को गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से में जवाब दिया, तू पढ़ता है नहीं और तुझे पहाड़ पे चढ़ना है। तुमने आवारा दोस्त बना लिए हैं, दिन भर बस तुम समय को बर्बाद करते हो और तुम पढ़ते भी नहीं हो। ऐसे रहे तो भला कैसे काम चलेगा? तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। उससे बोला, दादी प्लीज
एक बार तुम मुझे बता दो ना कि उस पहाड़ की चोटी पे ऐसा क्या है जिसके बारे में तुम बताते ही नहीं हो। प्लीज़ तुम एक बार मुझे बता दो कि उस पहाड़ पे क्या है। मैं एक बार वहाँ से हो जाऊँ, फिर उसके बाद मैं जी जान लगा के मेहनत करूँगा, हर दिन पढ़ूंगा और मैं एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला के भी दिखाऊंगा। तुम मेरा यकीन करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ। दादी ने बोला, चल ठीक है, अगर तू नहीं मानता है तो मैं तुझे उस पहाड़ के बारे में बताती हूँ। ऊपर चोटी पे एक मंक रहते हैं, जो मंक इस गांव की रक्षा करते हैं। वो बहुत ही विद्वान है और उन्हें हर चीज़ के बारे में पता है। अगर तू वहाँ पहुँच सके तो तू सब कुछ जान जाएगा, लेकिन वहाँ पे जाने का रास्ता इतना खतरनाक है कि वहाँ पे कोई भी आसानी से नहीं पहुँच सकता। वहाँ पे जाने के लिए तुम्हें कठिन रास्तों से गुजरना पड़ेगा, इतनी ऊंची चढ़ाई, और वो भी इतनी मुश्किल जो तुम्हारे बस की बात नहीं है। गांव के लोग कहते हैं कि वहाँ पे वही इंसान पहुँच सकता है जिसके मन में कोई निश्चय हो और जो जिंदगी में कोई सपना रखता हो। आज तक कोई भी वहाँ पे फालतू इंसान नहीं पहुँच पाया, और कोई कोशिश भी करता है तो नहीं पहुँच पाता है। उसने बोला, बस इतनी सी बात है, अब तुम मेरी पे छोड़ दो, मैं तुम्हें वहाँ पहुँच के दिखाऊंगा और तुम्हें ये भी बताऊंगा कि वहाँ पे रहने वाले मंक कैसे दिखते हैं। अगले दिन वो वहाँ पे जाने की तैयारी करने लगा। अपने दोस्तों को बुलाया और सबको समझा दिया कि कल सुबह मैं पहाड़ पे चढ़ने की तैयारी करूंगा। लेकिन उसे वहाँ का रास्ता नहीं पता था। उसे नहीं मालूम कि पहाड़ के किस छोर से वहाँ की चढ़ाई शुरू करते थे। उसका एक दोस्त था जिसके पास कंपास था, जिसकी मदद से वो यात्रा की जानकारी लेके वहाँ पे जा सकता था। उसके एक दोस्त ने बोला, भाई ठीक है, मैं तेरे लिए कल खाना लेके आऊँगा, ये तेरे लिए कंपास लेके आएगा। उसका एक और दोस्त था जिसके पास एक बैलगाड़ी थी। उसने बोला, ठीक है, मैं तुझे थोड़ी दूर तक उस बैलगाड़ी पर तुझे छोड़ दूंगा, जिसकी मदद से तू थोड़ी दूर तो कम से कम आसानी से जा सकेगा। वो लड़का बेसब्री से अगले दिन का इंतजार करने लगा। अगले दिन जब सुबह हुई, उसने अपने बैग में ढेर सारी चीज़ें भर लिया ताकि उसे रास्ते में कोई दिक्कत ना हो, और चढ़ने की पूरी तैयारी उसने शुरू कर दी। धीरे धीरे 1 घंटा बीत गया, लेकिन उसका कोई भी दोस्त नहीं आया। जिसने बोला था कि वो बैलगाड़ी से उसे थोड़ी दूर तक छोड़ देगा, उसका भी कोई अता पता नहीं था। उसने पैदल ही यात्रा शुरू कर दी। उसके दूसरे दोस्त जो खाना लेके आने वाला था, उसका भी कोई अता पता नहीं रहा। अब उसे और चिंता होने लगी कि मैं खाऊंगा क्या और पहुंचूंगा कैसे, और बिना खाए मैं जाऊंगा कैसे। जो दोस्त उसका कंपास लेके आने वाला था वो सबसे ज़रूरी था, आखिर में वो भी नहीं आया। अब तो उसे दिशा का भी ज्ञान नहीं था कि कौन सी दिशा में जाना है और कैसे जाना है। अंत में बिना किसी के सहारे के उसने जैसे तैसे करके चढ़ाई शुरू करी। चढ़ते चढ़ते धीरे धीरे शाम हो गई, अंधेरा हो गया, लेकिन अभी तक वो मंजिल तक नहीं पहुंचा। थक के हार गया। बैग में हाथ डाला तो उसने देखा कि उसकी दादी ने थोड़े खाने की चीजें रखी हैं। वो उसे ही खाने लगा। अब उसे दिशा का भ्रम हो रहा था कि किस तरफ चढ़ा जाए और किस तरफ जाया जाए। तभी उसे याद आया कि बचपन में दादी उसे गांव की कहानियां सुनाती थी, और जिन कहानियों में वो गांव का नक्शा अक्सर समझाया करती थी कि पहाड़ी के सीधे छोर पे जाने से ऊपर जाने का रास्ता वहीं मिलता है। उसने थोड़ा और दिमाग पे जोर डाला और चढ़ाई शुरू कर दी। चढ़ते चढ़ते 2 दिन बीत गए और आखिर में अब वो वहाँ पे पहुँचने वाला था। उसकी हालत इतनी बुरी थी जैसे कि अब वो मर ही जाए, क्योंकि उसने 2-3 दिन से ढंग से खाना नहीं खाया था। आखिरकार वो कैसे भी करके पहाड़ की आखिरी छोर पे पहुँच गया। वहाँ पे उसे एक मंक दिखाई दिए जो बहुत ही शांत धीर होकर तपश्चर्या करे थे। उनको देख के उसकी आंखें चकरा सी गई। उन्हें बैठ कर देखता ही रह गया कि उनकी आंखें खुले, वो उससे बात कर पाए। काफ़ी देर बाद जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। उनके इस सवाल ने ऐसा मानो जैसे उसके अंदर बदलाव ला दिया हो। वो बिल्कुल स्तब्ध रह गया। उसके पास बोलने का कोई वाक्य नहीं था, कोई भी चंचलता नहीं थी। मन इतना स्थिर था कि वो बस इतना ही कह सका कि मैं यहाँ पे आपके पास सफलता का राज जानने आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए क्या ज़रूरी है। उस मंक ने जवाब दिया, एक मंजिल जिसके लिए जिद हो। मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि तुम जब चले थे तुम्हारे साथ कई दोस्त भी थे जिनके भरोसे तुमने यात्रा शुरू करने की सोची, लेकिन अंत में किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। आखिरकार वही चीज़ें काम आई जो तुम्हारी थी, तुम्हारी सोच, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष और अंत में तुम्हारा ज्ञान। तुम्हें दिशा का ज्ञान था क्योंकि दादी ने तुम्हें दिशाओं की कहानी सुनाई थी। उसी कहानियों के सबक से तुम्हें यहाँ के रास्ते पते थे, जिसकी मदद से तुम इस पहाड़ की चोटी पर पहुँच सके। दूसरा, तुम्हें यकीन था कि वो दोस्त तुम्हारी मदद करेंगे, आधे दूर तक भी छोड़ देंगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जीवन का यही सत्य है, अगर मंजिल तुम्हारी है तो उसकी तैयारी और उसे पूरा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही होती है।
यहाँ पे कोई तुम्हारा साथ नहीं देता, इसीलिए जिंदगी अपने भरोसे जीना सीखो। तुम पहाड़ पर सिर्फ इसलिए चढ़ सके क्योंकि तुम्हारे मन में पहाड़ की चोटी थी, ये तुम्हारा लक्ष्य था और इसी मकसद से तुम इस पर चढ़ रहे थे। तुम इस पहाड़ पे इसलिए नहीं चढ़ पाए क्योंकि तुम्हें मुझसे मिलना था, तुम इस पहाड़ पे इसलिए चढ़ पाए कि तुम्हारे मन में बार बार इस पहाड़ की चोटी थी। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम इस पहाड़ पे कभी चढ़ नहीं पाते। इसलिए जीवन में एक मकसद का होना जरूरी है। मकसद के बिना यहाँ किसी भी जीवन का कोई अर्थ नहीं। तुम जीवन में क्या सीख सकते हो, क्या जान सकते हो, क्या समझ सकते हो, वही तुम्हारा अपना है। इसीलिए हमेशा खुद को काबिल बनाओ, खुद पे इन्वेस्ट करो। जो भी सीख लोगे वो तुम्हारा है, जो भी जान जाओगे वो तुम्हारा है। और तुमने जो कुछ भी सीखा है, तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी भरा है, वही तुम्हारा है और तुम वही काम कर पाओगे। इसीलिए यह उम्र सीखने की है। मैं देख रहा हूँ कि तुम आगे चल के एक बहुत बड़े पर्वतारोही बनोगे। तुम बहुत बड़े पहाड़ की चोटियों पर पहुँचोगे और इसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद होगा, तुम्हारी आगे बढ़ने की चाह, पहाड़ों पर चढ़ने की उम्मीद। यही चीज़ तुम्हें आगे बढ़ाएगी। इसीलिए कहते हैं दुनिया को छोड़ो, खुद पे ध्यान दो, खुद को काबिल बनाओ, खुद की कमियों को दूर करो, खुद को हर वक्त व्यस्त रखो, मन को हमेशा कुछ सीखने में लगाओ। हर दिन कोई नई चीज़ें जानो और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो, क्योंकि यही आदत आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगी, जिसकी मदद से आप कामयाब बन पाओगे।